हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि अंग्रेजों ने कैसे कैसे धीरे धीरे कर कर अपने स्लोली एंड ग्रेजुअली एक रणनीति के माध्यम से सारे के सारे पावर्स को एक एक करके एलिमिनेट करा। उसमें अपने मैसूर के बारे में पढ़ा। कार्नेटिक वॉर्स में उनकी जो डायरेक्ट दुश्मनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी, हमने उसके बारे में पढ़ा। अब जो हमारे सामने है वो है मराठास, और अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। मराठास जो थे, सबसे पहले इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। लेकिन एक बात, मराठास का इतिहास ना मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ है ज्यादातर, अगर बैकग्राउंड जानना है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो प्रोमिनेंस में आए मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए, डायरेक्ट ये प्रोमिनेंस में आए पावर में मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, आधुनिक भारत में। तो यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं मराठास के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड, वो आधुनिक भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में और हम बात करेंगे जैसे जैसे हमारा लेवल राइज होगा। लेकिन फिर भी यहां पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई हाफ नॉलेज है या आधी अधूरी नॉलेज है। कंप्लीट तरीके से फाउंडेशन तो मराठास का आपका यहां से बिल्ड हो जाएगा। एक बात और, मराठास के बारे में यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पुट नहीं करता है, और मराठास के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट को, इनफैक्ट मैं अगर अपने अनुमान के अनुसार कहूं तो 97 to 99% कैंडिडेट्स को मराठास की हिस्ट्री या फिर एंग्लो मराठास वॉर के बारे में कुछ भी हवा नहीं होती है, कुछ भी उनको आइडिया नहीं होता है। लेकिन ये कंटेंट पढ़ने के बाद अगर मराठास के बारे में यूपीएससी भले ही नहीं पूछता, लेकिन स्टेट पीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें बालाजी विश्वनाथ, क्या कहते हैं, बाजीराव टू, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। और रणवीर सिंह की एक मूवी भी आई थी उसके ऊपर, ठीक है, मराठास एम्पायर के ऊपर, जिसमें उसने बाजीराव टू का रोल निभाया था। क्या नाम था उस मूवी का? जिसने देखी है क्या वो? बाजीराव मस्तानी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मराठास के बारे में थोड़ा सा अगर और इतिहास हमें जानना है तो अजय देवगन की भी एक मूवी आई थी, अगर आपने वो देखी हो। क्या नाम है उसका? तानाजी। ठीक है। तो एंग्लो मराठा वॉर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मराठास जो हैं, दे हैव सक्सेसफुली मैनेज टू ओवरकम द क्राइसिस, जो इनको शिकस्त खानी पड़ी थी तीसरे पानीपत के युद्ध में। और तीसरा पानीपत किसके बीच में हुआ था? मराठास वर्सेस अहमद अहमद शाह अब्दाली, अफगान, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। और उसका रोल जो है पानीपत मूवी में संजय दत्त ने निभाया है, ठीक है। वो मूवी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन उसमें एक उल्लू के भट्टे को, अर्जुन कपूर को लेकर वो मूवी बेकार कर दी गई, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो भी है, आपको वहां से नॉलेज मिल सकती है काफी ज्यादा। तो मराठास जो हैं, दे हैड मैनेज टू ओवरकम द क्राइसिस, जो कि उनको पानीपत में डिफीट सहनी पड़ी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, अहमद शाह अब्दाली के हाथों और अफगान फोर्सेस के हाथों। उनको लगभग 10 साल लगे रिकवर करने में, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली पर कंट्रोल पाने में। लेकिन अगर हम लोग पूरे के पूरे मराठा एम्पायर को पुराने तरीके से देखें, जैसा कि हमने एनसीईआरटी में देखा था, मराठास जनरली हमें लगता है कि ये सिर्फ ना महाराष्ट्र तक सीमित थे। जबकि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र से लेना देना नहीं है इनिशियली। मराठा पावर के तो अंग, जो हिस्से थे, जो ऑर्गन्स थे, वो तितर बितर होकर इधर उधर फैले हुए थे। लेकिन वो तितर बितर जो होकर फैले हुए थे, इन्होंने ये कहा था कि तुम उस रीजन में रहो, उस रीजन में हम रहेंगे, इस रीजन में तुम रहना, और जब भी हम लोगों को जरूरत होगी तो हम एक साथ आ जाएंगे। तो इन लोगों ने मिलकर ना, मराठा एम्पायर का एक अलग ही फ्लेवर है इतिहास में, कि इन्होंने एक ना कॉन्फेडरेसी बनाई थी। कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई जम्मू एंड कश्मीर रह रहा है, कोई यूपी रह रहा है, कोई असम रह रहा है, कोई बंगाल रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई चेन्नई रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि हम ना एक परिवार की तरह हैं। ऑनलाइन जब तक हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी भी कोई भी दिक्कत अगर आ जाती है तो कम ऑफलाइन, हम सब बैठ के एक मीटिंग करेंगे, उस मुद्दे पर डिसीजन लेंगे कुछ एक।
तो यहां पर यही था कि मतलब मराठा कॉन्फेडरेसी के तहत आपको समझ में आ गया होगा, अलग अलग किंगडम्स इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, लेकिन एक छत्र छाया में कि हमारा जो बड़ा अस्तित्व है ना वो मराठास का है। क्या ये बेसिक चीज आपको समझ में आई? इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आया कि चल कैसे रहा था? आगे बढ़ू तो जो पुरानी मराठा कॉन्फेडरेसी थी ना, इन सारे मराठा किंगडम्स को कंट्रोल करने वाला एक जो पर्सन होता था, जो कि उस टाइम पर आप कह सकते हो कि मराठा किंगडम का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उसके लिए टर्म यूज होती थी पेशवा। ठीक है। और पेशवा की अध्यक्षता में, पेशवा की छत्र छाया में काम करने वाले, काम उनके नाम पर करने वाले 5 किंगडम्स हमें देखने को मिलते हैं। टर्म्स पर ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपको बताया, देवर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट किंगडम, मतलब तुम्हें जो करना है तुम करो अपने किंगडम में, लेकिन हम सब एक हैं, ये कभी मत भूल जाना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये कहां फैले हुए थे? ये कहां फैले हुए थे? ये आपको देखने को मिलेंगे पुणे में, ग्वालियर में, इंदौर में, नागपुर में, एंड बड़ौदा में। और बड़ौदा आज के टाइम पे कहां पर है? गुजरात, वडोदरा, इसी को तो कहते हैं आज के टाइम में, है ना? ठीक है। अब देखो यहां पर जो इनके नाम थे ना, एक बारी उन नामों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पुणे में जो सेंट्रल अथॉरिटी बैठा करती थी, इट वॉज पेशवा। तो अब मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। इसको अगर आपको कभी भी कॉन्फेडरेसी का आंसर लिखना हो ना, तो आप ऐसे इनको बता सकते हो कि सेंट्रल अथॉरिटी कैसे। बीच में पेशवा जो कि बैठे हुए हैं पुणे में, और इन पेशवा की अध्यक्षता में ये 4 अंग फैले हुए थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, लाइक गायकवाड़, ये बड़ौदा में इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। उसके बाद भोसले, ये नागपुर से रूल कर रहे थे। उसके बाद होलकर्स, ये इंदौर से रूल कर रहे थे। एंड उसके बाद सिंधियास, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुना होगा ना, ये उन्हीं की फैमिली है, एमपी। अभी तक जो कांग्रेस में था, वो जो बीजेपी में चले गए, वही। तो समझ गए, मेन जो पावर है जिनकी छत्रछाया में काम कर रहे थे, इट वॉज पेशवा। और उनके ये 4 ऑर्गन्स, लेकिन ये सारे जुड़े हुए हैं ना इससे, जो मैंने पेशवा के इर्द गिर्द सर्कल बनाया, इस सर्कल को कहा जाता है कॉन्फेडरेसी, जिसका मतलब होता है यूनियन या अलायंस। नेटो की एक लाइन याद करो मेरे कोल्ड वॉर के लेक्चर से। 12 मेंबर्स थे नेटो के इनिशियली, और उसके मैंडेट में एक लाइन बोली गई थी, कोट एंड कोट करके, अटैक ऑन एनी वन नेशन वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल 12 नेशंस। किसी एक पे भी हमला होता तो वो सब 12 पे माना जाएगा। सेम चीज यहां अप्लाई कर दो, और यही किसी भी कॉन्फेडरेसी का, किसी भी यूनियन का, किसी भी अलायंस का एक ये नारा होता है कि अटैक ऑन एनी वन कंट्री वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। समझ में आया?
मैं आराम से इसलिए लेकर चल रहा हूँ मराठास के बारे में, जैसा कि मैंने बोला मराठास का इतिहास किसी को नहीं पता होता, मुझे सब पता है, सारे स्टूडेंट्स के बारे में पता है, नहीं पता होता किसी को, कोई पढ़ता ही नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ यूपीएससी नहीं है ना, ठीक है। क्या ये पहले स्ट्रक्चर समझ में आ गया इनका? पहले बता दो मुझे जरा। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला, पेशवा तो पुणे में बैठते थे, गायकवाद एट बड़ौदा, भोसले एट नागपुर, होलकर एट इंदौर एंड सिंधियास एट ग्वालियर। तो आपको दो जन यहां पर एमपी से देखने को मिलेंगे, इंदौर से होलकर और ग्वालियर से सिंधियास। क्या कह रहे हो मयूर? हाँ हाँ, पेशवा मिलाकर 5 हैं, ठीक है। अब जो पेशवा की जो सरकार थी, ये ना धीरे धीरे, मैंने आपको बताया ना इनका इतिहास वैसे मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ है, फिर आते आते धीरे धीरे करके मतलब वो हुआ है, और हम लोग आधुनिक भारत के कंटेक्स्ट में इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि मॉडर्न इंडिया की बुक है ये। पेशवा की जो सरकार है ना, मतलब अब सरकार क्या है, ये सरकार मतलब ये पूरी कॉन्फेडरेसी, ये ना कमजोर पड़ने लगी। क्यों? इंटरनल राइवलरीज इन्हीं सबके बीच में, इन 5 के बीच में इंटरनल राइवलरीज। और ये जो चारों लीडर्स थे ना, पेशवा तो सबको जोड़कर रखना चाहता था, परिवार के चारों बच्चों को, लेकिन ये जो चारों जो लीडर्स थे, होलकर, सिंधिया, भोसले एंड गायकवाद, ये एक दूसरे से नफरत करा करते थे, क्योंकि सबके दिमाग में एक भूख तो हुआ ही करती थी कि कभी ना कभी तो पेशवा टपकेंगे और हमें बनना है पेशवा। गद्दी इनकी पुणे में हुआ करती थी, यानी कि ऐसा मत समझ जाना, ज्यादा दिमाग में लगा लेना कि पुणे से ही पेशवा का चुनाव होता था। अरे ये सारे के अलायंस है ना, अब पार्टी है कोई भी बीजेपी में, उधर उससे कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है ना कल को, ये सेम चीज है। लेकिन सबकी भूख है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यही चीज है। और मैंने आपको छूटते ही शुरू में बताया कि जो पेशवा है उस जमाने के प्रधानमंत्री, मान लो आप इनको मराठा एम्पायर के। डिस्पाइट दिस, लेकिन फिर भी मराठास के बारे में अगर इनकी कोई जड़ों को हिलाने के बारे में अगर कोई सोचे तो ये इतना आसान भी नहीं था। इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो इनके बीच में होती है, इसको अंग्रेजों ने एडवांटेज के तौर पर यूज करा। अंग्रेजों के कानों तक एक हवा गई कि विभीषण जो है वो बागी हो गया है और अब लंका को डुबाने की इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती। और अंग्रेज जो अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाए हुए थे, बंगाल के ऊपर कब्जा करना, मद्रास के ऊपर कब्जा करना, थोड़ा सा यहां से ऊपर जाते हुए मैसूर के ऊपर कब्जा करना, अब उनका जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के दौर में अब जो चीज थी, महाराष्ट्र में बैठे पुणे किंगडम को हिलाना। और इससे हमें मिलेगा क्या क्या? एमपी में ऊपर ग्वालियर, इंदौर, और यहां पर वडोदरा, और यहां पर नागपुर, गुजरात के अंदर बड़ौदा, और यहां पर नागपुर। यानी कि ये जो इधर उधर पावर अपनी एक्सपेंड करना चाह रहे थे ना, इसमें इनको ये लगा इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती मराठास को, क्योंकि ये जानते थे शुरू शुरू में हिलाना इतना आसान नहीं है। और ये हमेशा से हमें एक बात बोलनी नहीं चाहिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब भी हम अंग्रेजों का जिक्र करते हैं, बचपन से ही जब से हमें पढ़ाया गया था स्कूल में, हमेशा एक लाइन तो हम जरूर पढ़ते थे, ये लोग एक पॉलिसी पे चलते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर। तो यहां पर इन्होंने खुद डिवीजन ना करके ना, जब ये डिवीजन होते हुए देख रहे हैं तो इनको लगा है बना बनाया काम, ये पहला पकवान तो जरूर हो गया, अब चलो हमें बस मसाला डालकर सब्जी बनानी है, बस रूल ही तो करना है। अब ये जाएंगे इंटरफेयर करने, जो गरम तवा होने रखा हुआ है उस पर मैगी मसाला डालकर कुछ बनाने। तो इसी से जानते हैं हम लोग फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को। सबसे पहले तो यहां पर देख लो, 3 एंग्लो मराठा वॉर हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। एक 7 साल तक चलने वाला 1775 से लेकर 82 तक, दूसरा 2 साल तक चला 1803 से लेकर 1805 तक,
और तीसरा 1 साल के अंदर ये लास्ट डिसाइसिव वॉर 1817 1818। एंग्लो का मतलब अगेन जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है। और मराठास जो आपको यहाँ पर जो है, अब मराठास की डेफिनेशन जिंदगी भर के लिए आप याद रखना, पुणे प्लस उसके 4 ऑर्गन, यानी कि मराठास इज इक्वल टू 5 किंगडम्स विच मेक अ कॉन्फेडरेसी। आपके लिए आज की डेफिनेशन ये होनी चाहिए। बहुत सिंपल सवाल, आज भी स्टेट पीएससी में और यूपीएससी के बहुत पुराने पेपर जब पैटर्न उसका अलग चलता था, मैच द फॉलोइंग बस वो करवाता था कि ये बताओ कि गायकवाद कहाँ से, भोंसले कहाँ से, होलकर कहाँ से, सिंधिया कहाँ से, पेशवा कहाँ से, और यहाँ पर 5 राज्य दे देता था और ऑप्शन वही कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। लोग वो भी नहीं कर पाते थे। और ये ऐसे इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कॉन्फेडरेसी का मैप वगैरह, ये आपकी स्टेट पीएससी बहुत आसानी से निकलवा देती हैं। मतलब आप आराम से ना, मतलब प्रीलिम्स क्लियर करके फिर इतने और इतनी नॉलेज अगर है तो ये आप सुनिश्चित हो सकते हो कि अच्छी सी बस प्रेजेंटेशन करके स्टेट पीएससी वाले जो एग्जाम्स होते हैं तो वो इजी हो जाते हैं आपके लिए फिर निकालना। तो आपकी वहाँ पर सिंगल डिजिट रैंक आने पे भी ना कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात, कोई ताजुब की बात नहीं है कि आपको वहाँ पर रैंक 2, रैंक 3, रैंक 1 में एसडीएम डीएसपी मिल गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पर। इसलिए कहते हैं जिंदगी में एक बार यूपीएससी तैयारी जरूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं बंदा फिट हो जाता है और कुछ बने चाहे ना बने, वो एक बेटर वर्जन अपने आप का जरूर बन जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इन द केस ऑफ मराठास, पहला ब्रिटिश इंटरवेंशन। अब यहां पर इंटरवेंशन क्यों लिखा हुआ है? इंटरवेंशन अर्पित समझ गए ना, क्योंकि दखल अंदाजी, फायदा लेने जा रहे हैं ना ये। और इंटरवेंशन किस सेंस में कि जो डिस्प्यूट आ पड़ा है विद इन द मराठा एम्पायर। अब किसको लेकर? मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगला पेशवा बनेगा कौन। नारायण राव के निधन के बाद, नारायण राव पहले पेशवा थे, इनका निधन हुआ तो उसके बाद रघुनाथ राव, जिसको प्यार से उनके लोग रघोबा भी बोलते थे, ये पेशवा बनते हैं। ध्यान से समझना, ये पेशवा बनते हैं। लेकिन इनकी अथॉरिटी को चैलेंज करा जाता है। एक स्ट्रांग वॉइस आती है पुणे से ही, ये पेशवा पुणे में बैठा करते थे ना, पुणे से ही एक दल होता है इन्हीं के, मतलब आप मान लो कि कोर्ट में जैसे मंत्रिमंडल होता है ना, वैसा वो होते हैं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस चाहते थे, और इनके लोग जो चाहते थे, इनके साथ जो जुड़े हुए बंदे थे, कि जो बच्चा अभी जो पैदा हुआ है, बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, नारायण राव की बीवी गर्भवती थी जब उनका देहांत हुआ। उसके बाद जो अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उनकी बीवी का, गंगाबाई का, उसको पेशवा की गद्दी दी जाए। और जो भी कॉन्फेडरेसी और काउंसिल जो बनाई जा रही है रीजेंसी की, रीजेंसी वैसे एक आर्मी टर्म होता है, सबको पता होगा, फोर्सेस में ये टर्म यूज होता है, अर्पित है ना, पूरा का पूरा जो अलायंस सिस्टम होता है, तो उसके नाम पर ये पेशवाशिप करा जाए। अब मुझे एक बात बताओ, ये कुछ ज्यादा आपके लिए इलॉजिकल हो गया होगा ना ये चीज समझना कि इन्फेंट कैसे, इन्फेंट कैसे? लेकिन 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 ये कोई ना हमें, मतलब चलो ठीक है ये बहुत छोटा है, मान लिया कि अभी तो ये जानता भी नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है क्या नहीं है, बस पैदा हुआ बच्चा है, मान लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, थोड़े थोड़े साल अगर हम लोग फ्लैशबैक में जाएं यहाँ पर इस टॉपिक से, जब ये सब कुछ चल रहा है, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर भी तो सिर्फ 14 साल का ही था। हालांकि इन्फेंट नहीं कहेंगे उसे, इन्फेंट की डेफिनेशन तो 0 to 2 ईयर्स होती है बायोलॉजिकली, लेकिन वो भी तो 14 से 15 वर्ष का ही था सिर्फ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में बैरम खान जो उसको संभाल रहा था, जो उसके अंकल थे, लेकिन इतिहास में नाम तो यही आता है ना रागनी, कि अकबर की छत्र छाया में लड़ा गया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत।
अब यहां पर इस चीज को रिलेट करने की कोशिश करो कि अकबर को संभाल कौन रहा था जब तक अकबर के हार्मोन्स डेवलप ना हो जाए? बैरम खान। ये चाहता था पेशवा को चुनाव ना होकर अभी इसका नाम डिक्लेयर कर दिया जाए, गद्दी कोई भी संभालता रहे जब तक ये बड़ा नहीं हो जाए, तो कोई बात नहीं। बात समझ में आई? नाना फडणवीस का थोड़ा आइडियोलॉजी और विचार समझ में आया? वो ये चाहता था कि नारायण राव का बच्चा ही बने, ये हस्बैंड और ये लुगाई गंगाबाई, इनका बेटा जो पैदा हुआ है वो बने पेशवा। ठीक है। अब क्या हुआ, सारी मराठा कॉन्फेडरेसी का जो झुकाव था, जो ओपिनियन था, वो नाना फडणवीस की इस बात पर एग्री करने लगा और बच्चे को बना दिया गया पेशवा। अब बनना कौन चाहता था? अच्छा वाला बन के अभी कौन डिक्लेयर हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, जो अभी आपने देखा? रघुनाथ राव। नहीं सर ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, या आपने ये क्या कर दिया उसके कहने पर, यार आप वो ये बच्चा कैसे संभालेगा, तो सुसु करना नहीं जानता अभी तो उसने कहा, सबने समझाया कि इसके नाम पर वो पेशवाशिप है। नहीं मैं नहीं मानूंगा, आपने तो यार एक दिन की खुशी देकर मतलब यार सारी खुशी लूट ली यार, ये कौन सी बात होती है? तो सबने कहा तुम शांत रहो, ये सबका एक बराबर से निर्णय है। रघुनाथ राव की आंखों में गुस्सा किसके लिए आ पड़ा होगा सबसे पहले? तो क्या बच्चे के लिए या फिर उससे भी पहले नाना फडणवीस के लिए? और जब आप एक भीड़ में खड़े होते हो, जब आपकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, तो कहीं ना कहीं तो आप जाओगे ना। तो ये हो जाता है मराठा कॉन्फेडरेसी से बागी कि साला मुझे तो नायक का अनिल कपूर बनाकर छोड़ दिया एक दिन का सीएम। तो रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास जाता है मदद मांगने। उसने कहा रुक जाओ बेटा, बहुत ज्यादा मतलब मुझे हटाया ना इस गद्दी से, तो अब देखो मैं भी भीषण बन के दिखाऊंगा, जब तक इस लंका में आग ना लगवा दूं ना मेरा नाम रघुनाथ राव ने। तो क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव एक ट्रीटी साइन करते हैं सीक्रेटली, ट्रीटी ऑफ सूरत, 1775 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ना ये कहते थे, जब ये ट्रीटी ऑफ सूरत सबको सुनने को मिली, तो जो भी साइन करने गया था, तो जब ब्रिटिश काउंसिल जो थी कलकत्ता में जो बैठती थी, इन्होंने बोला यार क्यों साइन कर कर आ गए, क्यों पढ़ रहे उनके लफड़ों में यार, इसकी मदद करके क्या हो जाएगा? आप समझ गए ना, जैसे कोई बंदा साइन कर आया, उसने बोल दिया चलो ठीक है। और टॉप का बंदा था उस टाइम पर, आपको पता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको बुलाया सबने कि सुप्रीम ब्रिटिश काउंसिल में, और आपको पता है ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स को ये सुप्रीम ब्रिटिश काउंसिल क्या याद है? एक लक्ष्मीकांत में वर्ड लिखा रहता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज अपॉइंटेड टू असिस्ट हिम। याद है? ये वही है। और ये साल देख रहे हो 1775, और ये कौन से एक्ट से बोला जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या आप समझ में आ गया सुप्रीम ब्रिटिश काउंसिल के? बना आप सर्च मारने लगो यार ये तो कोई नई नाम है, हमने तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सुना ही नहीं। ये वही है, ये वही है। आपको दिमाग ना लगाना पड़े तो उसके लिए मैं होमवर्क कर कर आया हूँ, डोंट वरी। ठीक है, मुझे भी इसको समझने में कम से कम 3 दिन लग गए थे जब मैंने ज़िंदगी में इसको पहली बार पढ़ा था कि ये साला यार ये क्या चीज़ है यार, ये कलकत्ता में कौन सी काउंसिल बैठती थी वे। फिर जब साल देखा, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम देखा, डॉट से डॉट कनेक्ट करे, कड़ी से कड़ी मिलाई, तो पता लगा फिर ये। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 4 जो मेंबर थे ना, इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को बोला, ये पांचों साथ नहीं बैठते थे, कि अरे यार सर आपने बंदा भेज दिया, वो हमारा ये साइन वाइन करके आ गया है, उसके साथ रघुनाथ के साथ ट्रीटी, क्या ज़रूरत है उनके लफड़ों में पढ़ने की? वो क्या आपको लगता है कि पूरा का पूरा मराठा कॉन्फेडरेसी सिर्फ एक रघुनाथ राव के ओपिनियन को मान जाएगी, या फिर आपके उसके सपोर्ट करने से हम लोग मराठा को हरा पाएंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला यही तो मजे हैं, अभी देखते जाओ बे, अभी तो टीचर भी नहीं आया।
अभी तो मैं थंबनेल बना रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ही हिमसेल्फ हैड नो ऑब्जेक्शन रेटिफाइंग द ट्रीटी। अब इस काउंसिल अब ये ट्रीटी ऑफ सूरत तो साइन हो ही गई थी, अब षड्यंत्र रचाना है कि पूना में जाकर तहलका मचाना है, उनको प्रवोक करना है। तो इस सुप्रीम ब्रिटिश काउंसिल ने, जो कि 4 मेंबर्स की थी और जिसकी अध्यक्षता में मतलब जो टॉप कमांडर थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इस काउंसिल ने एक बंदा भेजा, कर्नल अपटन। ये पूना में उनका क्या कहते हैं, एक प्रकार से एक एजेंट बनकर जाता है, एक खबर देने, कुछ अनाउंस करने। बताता है, सर जी मैं पूरा का पूरा ईस्ट डायरेक्शन से होते हुए वेस्टर्न मोस्ट ऑफ इंडिया के कोने में आ पड़ा हूँ, काइंड ऑफ, यानी कि मैं बंगाल से पुणे आया हूँ। तो ठीक है भाई, कुछ बोल नहीं आया होगा जब इतनी दूर ट्रैवल कर कर आया। तो नाम था कर्नल अपटन। ये पुणे गया, और पुणे में किसकी गद्दी थी, कौन बैठता था पुणे में इस मराठा कॉन्फेडरेसी का सबसे बड़ा बंदा कौन, पेशवा। और सारे डिसीजन वहीं से लिए जाते थे। कहता है मैं पूना रीजेंसी के साथ ना एक पीस नेगोशिएट करने आया हूं, उसके लिए ट्रीटी साइन करने आया हूं, शांति दूत बनकर आया हूं मैं, और शांति व्यवस्था चाहता हूं मैं। अब एक बात बताओ, आपके घर पे कोई आकर बेल बजाकर ये बोले हम शांति चाहते हैं आपके साथ, तो यार दिल तो सक पकाएगा ना कि यार एकदम से क्या हो गया, ये है कौन। दिमाग जाएगा हमारी किस बात से दुश्मनी पे। लेकिन मराठाओं को फिर भी पता था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हरामी हैं, और इनकी नज़र कहीं ना कहीं हमारे एम्पायर पे है, तो इसलिए पहले साइन करने आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ इनको समझ में नहीं आई, जिसको हम आज बोलते हैं ना इनकी आइडियोलॉजी, वॉर ट्रीटी वॉर। इस बार ये मराठा में क्या खेल रहे हैं, ट्रीटी वॉर ट्रीटी। वही बात है, मतलब एक पैटर्न बना लो कैसा भी करके, मतलब ट्रीटी वॉर तो हो गई, वॉर ट्रीटी तो हो गई। इस बारी पहले ही ट्रीटी आ गए। तो अकॉर्डिंगली कर्नल अपटन ने एक ट्रीटी साइन करी पूना में जाकर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में। लेकिन अब बॉम्बे में भी तो इंग्लिश गवर्नमेंट बैठा करती थी। इनके अगर आप पावर को देखो, हमने यही पढ़ा है ना अभी तक, ध्यान से समझना इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं। हमने अभी तक यही पढ़ा है ना कि 3 इनके मेजर सेंटर्स ऑफ पावर थे, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की मदद से यहां पर 3 गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की मदद से इसको बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बाकी तो गवर्नर्स वर मेड सबऑर्डिनेट टू हिम। हमने पढ़ा था ना, सबऑर्डिनेट का मतलब, होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम मुझसे कुछ भी काम करवा रहे हो, ठीक है। अब बॉम्बे में जो सरकार बैठी थी ये वाली, बॉम्बे का भी तो गवर्नर होगा। अभी ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थोड़ी ना कोई बना है अभी, समझ रहे हो ना। 70 75 और 3 के आसपास का ही तो टाइम चल रहा है। उसने बोला ओ भाई साहब कहाँ पे, कहाँ चले आ रहा है, अपटन से बोला। तो वो बोलता है तेरे बाप ने भेजा है मुझे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने वहां से। तो वो कहता है बाप नहीं है वो, पहली बात तो उसको पावर दिए ब्रिटिश हुकूमत ने, लेकिन उससे बोल देना कि गलती ना करे बाप बनने की। तो इसको अपोज करा इस ट्रीटी को, मतलब बहुत ना। अभी इससे बोला कि तू बंगाल कैसे जा रहा है, उसने बोला घोड़े पालकी वगैरह पे। उसने बोला अगर हम तेरे को बिठा ले तो हेस्टिंग्स आएगा यहाँ पर हमसे बात करने। बॉम्बे के गवर्नर ने बोला, इंग्लिश गवर्नमेंट ने बोला, तो उसने बोला मतलब ठीक है यार मैं नहीं करता साइन जाकर।
तो ये क्या हुआ, ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है साइन तो हो गई थी, लेकिन ये इफेक्ट में नहीं आ पाई, क्योंकि बॉम्बे में बैठी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बॉम्बे के गवर्नर जो थे और उनकी जो सरकार यहां पर चल रही थी, वो अपोज करती है इस ट्रीटी को। खबर पहुंचती है, कुछ साल मतलब शांति व्यवस्था रहती है, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स को जाकर बोलती है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स कहता है छोड़ो यार, तुम गए क्यों थे, हमने भेजा था, चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ, हमें नहीं भिड़ना अभी, क्योंकि हमें ट्रेड व्रेड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और वॉरेन हेस्टिंग्स अभी नया नया बना था, तो उसको तो पैसा और वो सब वो करना है, उसको तो व्यापार करना है अभी तो ज़्यादा, और पैसा निचोड़ना है अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए, तो उसने इस चीज़ से ध्यान हटा दिया कुछ सालों के लिए। 4-5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद फिर से चुल होती है वॉरेन हेस्टिंग्स को, जब इस पे मतलब दबाव पड़ता है। और दबाव किसका पड़ रहा था, ये तो कॉन्टिन्यूसली जो बागी लोग थे मराठा एम्पायर के, जैसे रघुनाथ राव, ये तो कॉन्टिन्यूसली अप्रोच करते ही थे ना ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स में रघुनाथ राव कोई छोटे मोटे बंदे को क्यों अप्रोच करेगा, बड़े बंदे को ही तो करेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स टाइप्स के बंदे को। तो होता क्या है, 1776 में जो ट्रीटी साइन हुई थी पुरंदर की, वो मामला तो शांत हो जाता है कुछ सालों के लिए, लेकिन 4.5 साल 5 साल के बाद 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ना खुद ब्रिटिश ट्रूप्स भेजता है अंडर कैप्टन पॉपहैम, और पूरे की पूरी वेल प्रिपरेशन के साथ भेजता है। और इस कैप्टन पॉपहैम की फोर्सेस ने मराठा कॉन्फेडरेसी के, जैसे क्या होता था जब इनमें मतलब जब भी लड़ाई हो जाती थी ना मराठास की किसी से, इस कॉन्फेडरेसी में एक सेना को लीड करने वाला एक चीफ होता था। अब वो चाहे कहीं से भी हो, चाहे वो इंदौर से होलकर फैमिली से हो, ग्वालियर से सिंधिया फैमिली से हो, नागपुर से भोसले फैमिली से हो, या बड़ौदा से गायकवाड़ फैमिली से हो, उस टाइम पर जो मराठा साम्राज्य के जो सेनापति थे वो थे महजी सिंधिया। कहां से ऑपरेट कर रहे थे अगर सिंधिया है तो, ग्वालियर से। तो यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स की भेजी हुई फोर्सेस अंडर कैप्टन पॉपहैम सबसे पहले महजी सिंधिया को हराती हैं छोटे छोटे पहले बैटल्स में, और उसके बाद ग्वालियर पे कब्जा कर लिया जाता है। अगले ही साल 17 में 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स और महजी सिंधिया को मजबूर करा जाता है कि ग्वालियर वापस चाहिए और ग्वालियर की सत्ता वापस चाहिए, पावर वापस चाहिए, तो जैसा हम कहते हैं वैसा करना पड़ेगा, तुम्हें ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन करनी पड़ेगी। अब आप ये कहोगे जब ये इतना कुछ हो गया तो बाकी लोग क्यों नहीं आए कॉन्फेडरेसी के, ये भोसले गायकवाड़ और ये होलकर वोलकर कहां थे। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमें एक चीज भूलनी नहीं चाहिए, ये मैं ग्रीन कलर से इसको मार्क कर रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये सबसे बड़ी बात तो पहले इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, हर मुद्दे में किसी को नहीं बुलाते थे, और वो इसलिए भी नहीं बुलाते थे कि सामने वाला हंसेगा फिर हम पे, कि तो हर जब भी कोई इनके किंगडम में कलेश हो जाती है, ये तो मराठा कॉन्फेडरेसी को चिट्ठी लिख देते कि सभी अपनी फोर्सेस इंदौर से, नागपुर से, बड़ौदा से, पुणे से भिजवा दो। और इसके लिए तो शर्मनाक बात थी, ये तो मराठा कॉन्फेडरेसी का चीफ था। अब बाकी लोगों के सवाल जवाब खड़े हो जाएंगे इसके ऊपर, सर जी किस मीठे को बना रखा चीफ, ये तो हार के आ गया, चूड़ियां पहन रखी इसने। यानी कि आपको एक टॉपिक ये समझ में आ रहा है कि सारी कितनी उथल पुथल चल रही है मराठा एम्पायर में, कितनी कंफ्यूजन चल रही है, और ब्रिटिशर्स कितना षड्यंत्र से रचकर ये सब चीजें खेल रहे हैं। रघुनाथ राव की पूरी तरीके से मदद नहीं करना, एकदम से ग्वालियर के ऊपर हल्ला बोल देना, ग्वालियर को कब्जा कर लेना, और ना लेना एक ना देना दो, महजी सिंधिया के साथ ये ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन कर लेना। एक एक करके पहले ना पावर माप रहे हैं, लेकिन पावर ये मापते हैं ना तो मतलब छोटे मोटे बंदे को नहीं पकड़ते, जैसे हम तो टेस्टिंग के लिए जैसे कुछ भी चीज होती है तो कम चीज को पकड़ते हैं पहले शुरू में। ये भाई साहब पकड़ा ही पहली बार कि मराठा उसकी पावर कितनी है देख लेते हैं इनकी औकात, उनके चीफ को ही पकड़ लिया सबसे पहले युद्ध में, मतलब टारगेट उसी को बना लिया कि इसकी पावर देख लेते सबसे पहले, तो प्रजा की पावर, जनता की पावर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। जब ये कुछ नहीं कर पाए तो अब एक बात बताओ, इस ये जो फेस चल रहा है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का, इसके बाद तो कॉन्फिडेंस इनका ऑल टाइम हाई स्काई रॉकेट होने वाला है।
और आपने हमेशा देखा ना, मैंने आपको जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है अभी तक, जो भी हमारी कहानी चली है, इनको हमेशा से एक बात बताना, जीसस क्राइस्ट का हाथ तो पूरा पूरा है ना इनके ऊपर। इनका डोपामीन बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं होता एकदम से कि सबसे बड़े बंदे पे हाथ डालते हैं और जीत भी लेते हैं उसको। विल पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं कहता हूं ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीखना तो विल पावर से सीखो उनकी, कि छोड़ते नहीं है जब तक वो मकसद वो पूरा ना हो जाए। बताओ। ठीक है, रिजल्ट्स क्या हुए? रघुनाथ राव को बोला कि तुम बेटा शांत एक फलानी फलानी जगह पर चले जाओ, जिंदगी भर के लिए तुम्हें पेंशन मिलती रहेगी, दाल चावल दलिया बनाकर खाओ और चुपचाप होकर बैठ जाओ। माधव राव टू को पेशवा एक्सेप्ट कर लिया गया। सेलसेट आइलैंड महाराष्ट्र के पास, ये ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। और ट्रीटी ऑफ सालबाई, क्योंकि वो मराठा कॉन्फेडरेसी के चीफ मैजी सिंधिया ने साइन कर ली थी, तो अब इसका मतलब हिंदुस्तान की राजनीति में, और हिंदुस्तान पे उस टाइम पर किसका बोलबाला था? मराठाओं का। यानी कि चाहे हिंदुस्तान की राजनीति कह लो, चाहे मराठाओं की राजनीति कह लो, उसमें अब दखल अंदाजी पूरी पूरी देखने को मिलेगी अंग्रेजी चमड़े की। और यहां पर इनकी कुछ टर्म्स एंड क्लॉजेस होंगे इस ट्रीटी में। तो यानी कि 20 सालों के लिए अब अंग्रेजों को मराठा उसकी कोई भी टेंशन नहीं थी इस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मराठास, और क्या चल रहा था मराठा एम्पायर में विद इन इट? मराठास के अंदरूनी जो पारिवारिक माहौल था कॉन्फेडरेसी का, वो और खराब हो गया, बद से बदतर होता चला गया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद। यानी कि हम ना अब ये आफ्टर इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, कि पोस्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद हुआ क्या, व्हाट वर द रिजल्ट्स एंड आउटकम्स। ठीक है, नाना फडणवीस षड्यंत्र इन्होंने रचा, लेकिन एक बार बताओ, ऐसा भी नहीं है ना कि पेशवा की गद्दी इनको मिल गई हो। बच्चे का इन्होंने उसके बोला था, नारायण राव के बच्चे का, वो मिल गया माधवराव टू को, रघुनाथ राव को भी नहीं मिल पाया। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र में नाना फडणवीस को भी तो फायदा नहीं हुआ। बताओ। और महजी सिंधिया, जो कि मराठा साम्राज्य के जो चीफ थे, ये इनकी पावर को देखते हुए ना नाना फडणवीस इस टाइम पर ना इनसे जलने लगे थे। और अब की बार नाना फडणवीस खुद चला गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। पहले कौन गया था जिसको पेशवा की गद्दी नहीं मिली थी? रघुनाथ राव, उसका भी कुछ नहीं हुआ। इस टाइम पर यह जानता है कि सिंधिया हार गया, इतना कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी इसने कहा, हम तो सोच रहे थे पूरी तरीके से सिंधिया को मिटा दिया जाएगा, पेशवा उनको मराठा एम्पायर का जो चीफ है, वो जो आर्मी चीफ है, उससे हटा देंगे। लेकिन इसको ये लगा कि ये कुछ ना ज्यादा ही आंखों का तारा है ये शायद से, तो ये चला गया नाना फडणवीस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब ये जो यंग पेशवा थे, माधव राव टू, इनको ज्यादा समझ तो थी नहीं, ये थोड़ा थोड़ा इंटरनल अफेयर्स को देखने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन मराठा चीफ्स के विद इन जो राइवलरी बढ़ती जा रही थी, ये बाहर की हवाओं को देखने के चक्कर में अपने घर में बहती हुई दूषित हवाओं को देखना भूल गए। महजी सिंधिया की मौत हो जाती है 1794 में, और उसके बाद
उनका जो ग्रैंड नेफ्यू होता है, क्या बोलोगे ग्रैंड नेफ्यू को क्या बोलते हैं? क्लिक नहीं कर रहा। पोता, पोता नहीं, ग्रैंड नेफ्यू, भतीजे का बेटा, ठीक है, उसका नाम होता है दौलत राव सिंधिया। अगेन ये टसल आपको सिंधिया का कौन सी जगह पर देखने को मिल रहा है? अगर मैं आपसे नाम बोलूं सिंपली तो कौन से स्टेट में? ग्वालियर, उस टाइम पर ग्वालियर स्टेट बोल लो उस टाइम पर, वहां पर, ठीक है, ग्वालियर पावर। अब जब महजी सिंधिया मर गया 1794 में, पेशवा के, या फिर हम ऐसा कहें मराठा कॉन्फेडरेसी के ना, दो ही हाथ थे जो कि बहुत तगड़े थे, जिसमें बल बहुत था। एक महजी सिंधिया और दूसरा नाना फडणवीस। जब एक टूट गया तो अब नाना फडणवीस सुप्रीम अथॉरिटी बनकर आए पूना में। और अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका इंफ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ रहा था नॉर्दर्न इंडिया की तरफ। पेशवा माधवराव टू, ना इसकी गर्दन मजबूत थी ना इरादे, ये तो बिना गुटली का आम निकला और इसने सुसाइड कमिट कर ली। हो गया होगा किसी अनारकली वनारकली से प्यार। ये वैसे पेशवा, ये माधवराव टू, ये उसी का बच्चा बड़ा हो गया और मर गया 1795 में। और वो जो इशू चल रहा था, एक मिनट, वो जो इशू चल रहा था, यहां देख रहे हो 1770 का काइंड ऑफ इशू था वो, ठीक है। 1775 दिख रहा है यहां पर, ये इधर, ठीक है। और यहां पर देखो 1795, 20 साल का लौंडा काइंड ऑफ उसने आत्महत्या कर ली। ये कर लेता है आत्महत्या 1795 में। और बाजीराव टू, बाजीराव टू रघुनाथ राव का नाकारा बेटा, वर्थलेस सन, ही बिकेम पेशवा। रघुनाथ राव जो बागी हो गया था, उसका बेटा, मतलब बाप तो बन नहीं पाया, बेटा जरूर बन जाता, लेकिन बेटा भी ऐसी निकम्मा सा, लाचारा बेचारा सा होता है। नाम होता है उसका बाजीराव टू, ठीक है। द डेथ ऑफ, क्या, बाजीराव वन, उसको कहा जाता है, रघुनाथ राव का पापा था बाजीराव वन। और जैसे वो चलता है ना खानदान में प्रक्रिया के, पहले कोई वन आ गया, फिर उसका बेटा आ गया, फिर उसके बेटे का नाम जो होता है, इसकी जो पीढ़ी होगी उसका नाम टू हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में भी तो हमने ऐसे ही देखा था, और एंशंट इंडिया में भी ऐसे ही देखा था, गुप्ता एम्पायर वगैरह में, ठीक है। उससे हमारा लेना देना नहीं है शायनी, मतलब उनका कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने बोला ना कि इनका जो इतिहास है मध्यकालीन भारत के साथ जुड़ा हुआ है, हम अभी आधुनिक भारत पे हैं ज़्यादातर। दिस इज जस्ट ऑन द ब्रिंक। डेथ ऑफ नाना फडणवीस इन 1800, ये भी मर गया। यानी कि दो जो हाथ थे मेन, कौन, एक मैजी सिंधिया और ग्वालियर से, और नाना फडणवीस, ये कहां से, अब ये ब्रिटिशर्स को एक एडेड एडवांटेज दे देते हैं कि ग्राउंड इज जीरो, फील्ड इज नील, नो कंपटीशन। और इसको तो पहले ही बोल दिया राइटर ने, ये जो बाजीराव टू जो पेशवा बना, ये तो वर्थलेस बेटा है वैसे भी रघुनाथ राव का। अब क्या होता है, ग्वालियर में जो मैजी सिंधिया को सक्सीड करता है ना, दौलत राव सिंधिया, जो हमने ऊपर पढ़ा, ये आपको कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार ये सारा हटा देता हूं। हाँ, ग्रैंड नेफ्यू, भतीजे का बेटा।
दौलत राव सिंधिया, ये सक्सीड करता है महजी सिंधिया को, ठीक है। अब जसवंत राव होलकर, होलकर कहां से थे? इंदौर और ग्वालियर की स्टेट सब आपस में लड़ रही हैं, और यहां पर ना, अब इसको वर्थलेस को कहा जाता है भाई। इतने सारे जो पीछे जो भिड़प हुई, इतनी सारी पॉलिटिक्स थी, तो मुझे बात बताओ, क्या पेशवा अनअवेयर थे इन सारी राजनीति से? बताना जरा। पेशवा को कोई भनक नहीं थी कि ये चिढ़ता है नाना फडणवीस सिंधिया से और इससे उससे, कोई भनक नहीं थी, बताना जरा। लेकिन अपनी एक मर्यादा रखनी पड़ती है। अब एक बार बताओ, बीजेपी के कोई यूथ अगर आपस में लड़ रहे हैं, पार्टी से बागी हो रहे हैं, तो मोदी थोड़ी ना फोन लगाकर उनको समझाएंगे। अपनी एक पोस्ट की मर्यादा रखनी पड़ती है आपको, कि कोई बात नहीं, छोटे लोग, छोटे लेवल के लोग मर रहे हैं, मरने दो, बीच में मत बोलो। राजा बीच में ज्यादा बोले तो अच्छा नहीं लगता है, मरने दो जिनको मरना है। अब जब ये लड़ रहे थे, तो पेशवा से बीच में कूदा नहीं, अपनी रिस्पेक्ट कैसे खो देता है, ये सिंधिया को सपोर्ट कर देता है। अब ये अच्छी बात है ये पेशवा के लिए। ये हरामखोर ये भूल गया, बाजीराव टू ये भूल गया कि हमारे पूर्वज में जो थे, इससे पहले जो पेशवा थे, वो कॉन्फेडरेसी को ज्यादा मानते थे, और कॉन्फेडरेसी में सब बराबर होते हैं। पेशवा का तो कोई रोल ही नहीं बनता किसी को सपोर्ट करने का। अच्छा और बुरा किसी को नहीं बनाना चाहिए कॉन्फेडरेसी में। बात है तो समझाओ, किसी को सपोर्ट मत करो। और पेशवा और सिंधिया, अब सिंधिया तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। पेशवा और सिंधिया, दौलत राव सिंधिया खुश हो गया, और ये एग्री करते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे हम हर परिस्थिति में। यानी कि आप देख रहे हो, इतनी कमजोर हो गई कॉन्फेडरेसी कि अंदर अंदर षड्यंत्र रखा जा रहा है, और पेशवा सपोर्ट मांग रहा है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं, तुम भी कल को कोई बात हो जाएगी सपोर्ट करोगे ना मुझे कंधा दोगे ना अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो, आंसू पोंछने के लिए। ये पेशवा की ये औकात हो गई है इस टाइम पर 1800 में। अब चिढ़ा कौन इससे? होलकर, जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर गुस्से में फोर्सेस लेकर पेशवा की तरफ जाता है, और वहां पर इंतजार कर रही थी कंबाइंड फोर्सेस सिंधिया की, दौलत राव सिंधिया की और बाजीराव टू की। ये दोनों हार जाती हैं। अब बताओ पेशवा की इज्जत बची क्या? बताना जरा। पेशवा ही हार गया अपने बंदों से, कॉन्फेडरेसी से। बीच में यहां तानाशाह बनकर बैठे हुए थे पुणे में, मैं संभाल रहा हूं, मेरे 4 ऑर्गन है, यही हार गया भाई साहब। और बड़े उससे सिंधिया से होंठ से होंठ मिलाकर कस्में वादे कर रहे थे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। दे वर अटरली डिफीटेड इन 1802, और जसवंत राव होलकर ने सिटी कैप्चर कर ली। बाजीराव टू, पेशवा लॉर्ड वेलेस्ली के पास जा रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा वेलेस्ली? वेरी गुड। आर्थर क्यों नहीं? वो भाई है ना। अब बोली बंगालन। बाजीराव टू अप्रोच लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फॉर हेल्प। 1800 का टाइम आ गया ना, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली पेशवा को वेलकम करता है, गोदी में बैठाता है, पानी वानी पिलाता है, और उसका ट्रीटी साइन करता है। कहता है कोई बात नहीं, जैसा आप बोलोगे वैसा होगा, बस एक दस्तावेज आपको दे रहे हैं, जरा आप उस पर अंगूठा या सिग्नेचर मार दो तो मजे आ जाए। ट्रीटी ऑफ बसीन। अब ये ट्रीटी ऑफ बसीन ना, ट्रीटी का नाम है, डॉक्यूमेंट का कवर है। अंदर जब इसको खोल के देखा तो पिटारा निकला, सब्सिडरी अलायंस। यानी कि तुम्हें अब ब्रिटिश पावर की अध्यक्षता के अंदर काम करना पड़ेगा। और याद है सब्सिडरी अलायंस एनसीईआरटी से जो हमने पढ़ा, तुम अपनी फोर्सेस रेज नहीं कर सकते, उसके लिए मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और अगर तुम फेल कर गए तो लैप्स कर जाएगी वो स्टेट। वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भी सेम चीज थी, लेकिन सब्सिडरी अलायंस में आपको पता है ना कि अब ये कुछ अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता। जो भी निर्णय लेगा सांस और सूसू करने के अलावा सब कुछ इसके बिहाफ पर कौन डिसाइड करेंगे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसने एक्सेप्ट कर लिया 1802 में इस बात को।
ठीक है, खुश खुश हो गया वेलेस्ली। अब वेलेस्ली बोलता है अब तुम पीछे हट जाओ, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश ट्रूप जो है भेजी जाती हैं पुणे में, ठीक है, पेशवा को उसकी गद्दी वापस दिलवाने के लिए। और पेशवा कौन था? बाजीराव टू। इसकी सिटी कैप्चर हो गई थी। क्या हाथ से चला गया था इसके? पूना। और पूना वापस भेजा जाता है। और इस बारी लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली किसको भेजता है? अपने भाई को, आर्थर वेलेस्ली। ये डिफरेंस है। देखो मैं वही तो बताऊं, इस चैप्टर में देखो 2 बार नाम आ गया। अब यूपीएससी ने जो 2018 में क्वेश्चन पूछा, क्या गलती कर दी उसने? बताना जरा। मतलब वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें 8वीं क्लास की मतलब नॉलेज नहीं है क्या? लेकिन ट्रिक तो दोस्तों यही है ना कि 8वीं क्लास की नॉलेज तो गेन कर लेंगे, एनसीईआरटी में है कहाँ ये तो बता दो। गेन तो कर ले, पूरा चाट ले, रट ले, ठीक है। एंड ही रिस्टोर्ड द पेशवा टू हिज पोजीशन। जो फोर्सेस थी जसवंतराव होलकर की, दे वैनिश फ्रॉम द मराठा कैपिटल कंप्लीट तरीके से खदेड़ फेंका से। लेकिन पेशवा तो बन गया। ये उस टाइम पर उल्लू लोग हिंदुस्तान की सिर्फ टाइटल लेने में खुश रहते थे। इसने इससे बढ़िया तो उसके हाथ में रहने देता, बल्कि होलकर के हाथ में रहने देता तो फिर भी चलो ठीक रहता। सब्सिडरी अलायंस तो मतलब तूने तो जीते जी अपने आप को मरवाने का प्लान बना लिया। सांस चलेंगी तेरी सिर्फ, शरीर अब वेलेस्ली के हाथ में है। तो बताओ, ये पूरा का पूरा ड्रामा जो रचा गया है समझ में आया? इट कैन बी बिट कंफ्यूजिंग बट रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि अब मराठा कोई पढ़ता नहीं है इस वजह से, बस ऐसा है। ठीक है, बताओ समझ में आया? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।